यूट्यूब चैनल। मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो एग्जाम में लगभग आता रहता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक के विषय में जानना पड़ेगा। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण यानी कि इसके कारण उत्पन्न अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो हमें इसमें दो चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और ये अक्ष क्या होता है। इसके बाद हम पता करेंगे उस अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और अक्ष क्या होता है। पहले आप इस बेसिक पॉइंट को कुछ जान लीजिए ताकि आपको डेरिवेशन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक छोटी सी नोट्स मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे हम बता देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यदि जब दो समान या विपरीत आवेश यानी कि एक आवेश ले सकते हैं आप प्लस क्यू, और मान लेते हैं कि एक आवेश क्या है, मेरे पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है। ये बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों, बहुत ही कम दूरी पर हो एक दूसरे से। तो ठीक है, इनके बीच की दूरी अगर मान लेते हैं कि क्या होती है 2L है। इनके बीच की दूरी को 2L से मापते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बीच के वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L होती है तथा यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी L होती है और ये टोटल दूरी मिलकर 2L हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश समान या विपरीत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर यानी बहुत ही कम दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के आवेश को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे 2L से मापते हैं। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव। और एक पॉइंट इसमें मैंने आपको लिख दिया है, देख लीजिए। इस अच्छी स्थिति से पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिया है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए मैंने फिगर भी बना दिया है कि दो आवेश है समान या विपरीत आवेश, एक मैंने मान लिया प्लस क्यू, दूसरा है मान लिया माइनस क्यू, और उनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। तो इसका डेफिनेशन मैंने देखिए क्या लिखा है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, अल्प दूरी का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि बहुत ही कम दूरी पर ये एक दूसरे से होंगे, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के आवेश को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में HCl, H2O, NaCl ये सब। और इससे पहले मैंने वैद्युत द्विध्रुव आपको बता दिया है। और अब हम जान लेते हैं कि अच्छी स्थिति क्या होती है और निरक्षी स्थिति क्या होती है। क्या आप क्लास 10th में पढ़ते आते होंगे कि हम दो अक्ष के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। यदि ले लेते हैं तो इसको मान लेते हैं x अक्ष और सेकंड मान लेते हैं y अक्ष। तो देखिए मैं अगर इस x अक्ष को बोलते हैं अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, और y अक्ष को बोलते हैं निरक्षी स्थिति। मैं आपको इसे अच्छे से थोड़ा सा बना कर दिखा दूंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। यदि मान लेते हैं कि हम कोई द्विध्रुव ले लेते हैं, एक प्लस मान लेते हैं द्विध्रुव। मैंने अभी आपको बताया था द्विध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के आवेश को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है, ये अक्ष पे रखे गए हैं और इसके इन द्विध्रुव के कारण जो इनके बीच की जो दूरी है वो तो 2L है, ये तो हमें पता है पहले से। और हम पता करेंगे इस द्विध्रुव के कारण अक्ष पे, यानी कि इस अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करेंगे। यदि हम अच्छी स्थिति बोलते हैं जिसका मतलब हमें अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यदि मैं निरक्षी स्थिति की डेरिवेशन करूंगा तो इसका मतलब है कि हमें निरक्ष पे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये थे कुछ कॉमन डिफिनेशन। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षी स्थिति क्या होती है। ये अच्छी स्थिति और ये निरक्षी स्थिति। तो मैंने इसे भी लिख लिया है, आप इसे भी देख लीजिए कि ये था एक फिगर। मैंने इसे अच्छी स्थिति बोलते हैं और इसे निरक्षी स्थिति, और इनके जो बीच की जो दूरी होती है उसे 2L से नापते हैं। दो आवेश ले लिया हाईलाइट करके, मैंने अभी आपको फिगर में बताया था। तो एक और भी डिफरेंस है, मतलब कि इस क्वेश्चन के डेरिवेशन में आते रहेंगे, बहुत बार आएंगे इस फार्मूले को। तो आप जान लीजिए कि एक छोटा सा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो पहले पॉइंट है कि मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा तो बेटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं और जो P होता है वो Q × 2L के बराबर होता है। Q × 2L का क्या मतलब है। Q मतलब क्या होता है, जो जिस आवेश के कारण हम जो अब वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं एक प्लस Q एक माइनस Q, ये दिया गया है यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये जो आवेश होता है, ये एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है 2L, उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी हम वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे, जब दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हो तो उन आवेशों के आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला होता है P = Q × 2L, जहाँ 2L है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी और Q क्या है, वो आवेश है। ये प्लस Q और माइनस Q ये बताता है, बस इनकी दिशा को डिनोट करता है और आवेश सेम है, तो इसलिए हम इसे Q लिए हैं सिर्फ, Q × 2L। तो P = Q × 2L। अब हम अपने एक टॉपिक पर आते हैं जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम अक्ष पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो गाइज मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, अगर आपको वो फिगर समझ में आ गया तो आप आसानी से उस डेरिवेशन को भी समझ जाएंगे। सबसे पहले अब मैं एक रफली फिगर बनाता हूँ जिसे आप समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी फिगर बना दूंगा जिससे आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक रफली फिगर मैं बना देता हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कोई दो आवेश है, एक है प्लस Q और दूसरा है माइनस Q। एक लेते हैं प्लस Q और दूसरा ले लेते हैं माइनस Q। तो ये एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है, मैंने आपको बताया था। और ये जो बीच की बिंदु जो होती है, दोनों आवेशों के जो बीच की बिंदु थे उसे वैद्युत द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव केंद्र, इसे वैद्युत द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। तो हमें अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अक्ष पे ये ऊपर का जो होता है उसे निरक्ष बोलते हैं और ये जो नीचे का अक्षिस होता है उसे अक्षी बोलते हैं। तो हमें अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो मान लेते हैं कि हमें एक बिंदु P है, अक्ष के किसी बिंदु पर बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो यानी हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो दूरी है कितनी दूरी पर रखा है, इसे मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ये r दूरी पर रखा गया है। ये जो आवेश है, ये जो बिंदु P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करी है, वो बिंदु O से, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र को O मान लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर वो रखा गया है। तो यहाँ से हमें ये दूरी क्या हो जाएगी, ये टोटल दूरी 2L है, तो ये दूरी हो जाएगी L और ये भी दूरी हो जाएगी L। और ये टोटल दूरी देखिए जब r है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, इस पूरे r में से L को घटा देंगे तो यानी ये जो दूरी मिलेगी हमें r - L। यदि आपको फिगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए मैंने दो आवेश लिया था प्लस Q और एक आवेश लिया था माइनस Q। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी वो 2L थी और इसके वैद्युत द्विध्रुव के बीच के जो था वो आधे पार्ट में इन दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए ये दूरी आधी L होगी और आधी L। तथा इस बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। तो ये था इस फिगर, इसे मैंने अच्छे से बना कर रखा है तो जिसे आप देख सकते हैं। तो देखिए मैंने फिगर बना लिया है थोड़ा सा अच्छे से। देखिए एक आवेश प्लस Q है और दूसरा आवेश है माइनस Q और इन दोनों आवेशों की टोटल बीच की दूरी जो 2L है और वैद्युत द्विध्रुव है जो उन्हें L पार्ट में डिवाइड करता है आधे आधे पार्ट में। और इस बिंदु O से जो दूरी है बिंदु P की वो r है और ये दूरी r - L है, टोटल L है। और हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, तो गाइस सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो एक फार्मूला है मैंने अभी यहाँ पे लिख लिया है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी व्यापक बिंदु पर, यानी किसी भी व्यापक बिंदु, किसी मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आवेश Q है, इससे एक बिंदु पर
एक ही आवेश है, मान लीजिए इस आवेश के कारण सिर्फ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो उसका फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ पे Q क्या है, जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूरी पता करनी है वो आवेश है, और जितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है यानी R, ये R है, तो Q/r² और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स होता है। तो ये था कुछ पॉइंट्स जिसे जान लेते हैं। अब इसके बाद हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पता करें, यहाँ पे दो आवेश हैं। जब मैंने एक आवेश के लिए बताया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ पे दो आवेश है तो दोनों आवेशों के लिए इस बिंदु पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र लगेगा, और इन दोनों आवेशों का विद्युत क्षेत्र अगर हम जोड़ दें या परिणामी इन दोनों आवेशों का परिणामी निकाल लें तो जो आवेश आएगा वो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आवेश नहीं सर, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों का परिणामी निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, मान लेते हैं कि इस प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, और ये इस माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। तो देखिए कैसे, अगर हम अब थोड़ा सा देखिए, अगर प्लस Q आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की होगी। तो इसके कारण जो E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बाहर की अंदर होगी, और E2 के कारण यानी कि जो E2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की ओर होगी। ये कैसे पता चला मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। जब आवेश प्लस Q हो यानी प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें तो वो उस बिंदु से इस आवेश से दूर जाता है यानी बाहर की ओर, और जब माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस ऋण आवेश की ओर होती है, यानी कि E2 इसकी ओर होगी और E1 उससे बाहर होगी। तो ये था इसका संपूर्ण फिगर। अगर आपको फिगर समझ में आ गया होगा तो मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, कम्प्लीटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने अभी आपको बताया था कि किसी व्यापक बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इसी प्रकार हम दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका परिणामी निकालेंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं तो लिख लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें अगर हम, तो हम जानते हैं, चूँकि क्या हम जानते हैं E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हम जानते हैं किसी एक बिंदु से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो देखिए, अगर हमें प्लस Q आवेश के कारण निकालना है तो मान लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने E1 मानी है, तो E1 निकालते हैं तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो समान रहता है, और Q देखिए प्लस Q है, प्लस Q हो या माइनस Q, ये सिर्फ साइन इसकी दिशा को बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, बाकी आवेश सेम होता है, तो इसलिए आवेश क्या होगा Q, और उनके बीच की जो दूरी होता है उसका वर्ग होता है। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी आप बता सकते हैं। देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक की जब बीच की दूरी क्या है L है, और तथा यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी R है, तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी R प्लस L। तो मैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर निकालता हूँ, तो इस बिंदु से जो बीच की दूरी है वो R प्लस L है, तो इस R की जगह पर हम रख सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, यानी E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², R इसकी जगह पे था R प्लस L का होल स्क्वायर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, यानी E2 माइनस Q आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि हमें E2 पता करना हो, यानी कि E2, तो E2 बराबर क्या होगा अब बताइए। E2 बराबर निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे E2 क्या है, E2 यानी माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो ये साइन से कोई मायने नहीं रखता, तो हम सिर्फ आवेश के यहाँ मान क्यू ही रखेंगे। ये इसके बीच की दूरी आप बता सकते हैं क्या होगा, क्यू माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी क्या है, आर माइनस का यल, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं आर माइनस का यल का होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसका परिणामी निकालना है, यानी ई निकालना है, तो इसका परिणामी कैसे निकलेगा देख लीजिए। परिणामी यदि आप फिगर को ध्यान से देखे होंगे तो ये जो दिशा है वो E1 E2 की, देखिए मैं आपको यहीं पे एक फिगर छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर ये जो दिशा थी वो E1 की थी, और ये जो दिशा थी वो E1 की थी, और जो E2 की दिशा थी वो इधर की थी, यानी E2। तो अगर हमें परिणामी ई निकालना हो तो जब देखिए जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो विपरीत दिशाओं में हो तो जो इनका परिणामी होता है यानी ई होता है वो E1 माइनस E2 होता है। E1 माइनस E2, तो E1 माइनस का E2 कर लेंगे और इसके बाद हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। E2 माइनस का E1 होता है, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। E2 माइनस का E1 होगा, E2 माइनस का E1। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से परिणामी। तो देखिए परिणामी हमें क्या होगा, अगर हमें परिणामी निकालना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं परिणामी, यानी कि E इज इक्वल टू E2 माइनस का E1। हमारा अब बस समीकरण 1 और 2 से हम मान पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम E1 और E2 का मान पुट कर देंगे और हमें यहाँ से E की गणना कर लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से E निकालें तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यानी आर माइनस यल का होल स्क्वायर है, और माइनस E1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, इसकी जो E1 है वो R प्लस यल है, तो R प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखे जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में है, तो हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q कर लेते हैं कामन। तो यहाँ से कर सकते हैं Q अपन ऊपर से Q और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कामन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर। यहाँ से Q कामन हो गया और माइनस का Q भी यहाँ से भी चला गया है, तो यहाँ पर भी बचा 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से सिंपल मैथ की एक छोटी सी कैलकुलेशन है, अगर आप थोड़ी सी मैथ जानते होंगे तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। गाइस अगर आपको ये डेरिवेशन कम्प्लीटली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, आर माइनस यल का होल स्क्वायर और आर प्लस यल का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। मैं इसे तोड़ देता हूँ। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये माइनस का साइन है, मैं माइनस को अंदर ही रहने देता हूँ और ब्रैकेट में इसको लगा देता हूँ। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL, अब ब्रैकेट का क्लोज, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है इसलिए माइनस 2RL और ये प्लस का है तो इसलिए प्लस का 2RL था। और ये देखिए नीचे वाले को जो हर है उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको एक साथ सबका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी R माइनस यल और R प्लस यल इस पूरे का
होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर डायरेक्टली सबके पावर चला जाएगा, तो ये सबके साथ एक ही बात है। तो देखिए इसके बाद हम इस माइनस को अंदर भेजेंगे। ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस का, ये माइनस अंदर जा रहा है तो आर स्क्वायर और प्लस माइनस मिलकर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 2RL। इसके बाद ये अपान में कर लीजिए। देखिए अपान में क्या होता है, ये R माइनस एल और R प्लस एल, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, इस पूरे को लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो देखिए गाइज, ये आर स्क्वायर प्लस में है और ये आर स्क्वायर माइनस में है, ये एल स्क्वायर प्लस में है और ये एल स्क्वायर माइनस में है, तो कट गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर कट गया, टोटल 2RL और 2RL, यानी टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा कर हम लिख सकते हैं 4RL। ऊपर से बचा नीचे का ये आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो गाइज एक बात आप सोचिए कि जो ये एल स्क्वायर है, इधर एक बार आप सोच लीजिए थोड़ा सा, क्या होता है, जो एल स्क्वायर है यानी जो एल का मान होता है वो बहुत ही छोटा होता है। हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव में जो एल का मान होता है, जो उनके बीच की दूरी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी कम से कम ये तो 0 से बड़ा ही होगा और 1 से भी छोटा होगा, यानी ये जो बीच की दूरी होगी वो पॉइंट में होगी। तो मान लेते हैं कि जो मिनिमम दूरी है इनके बीच की, वो मान लेते हैं 0.04 मीटर की है या सेंटीमीटर की है। तो मीटर की नहीं, सेंटीमीटर की है, 0 या मिलीमीटर की ले सकते हैं। तो 0.04 वो सेंटीमीटर के बीच की दूरी है एल का मान। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो सोचिए कितना आएगा, 0.0016, जो इससे भी छोटा है, यानी कि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा आ रहा है। इसलिए जो होता है इसके बीच की दूरी एल स्क्वायर वो इतनी छोटी है कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं चूँकि जो एल स्क्वायर है, यानी जो एल स्क्वायर ये बहुत 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 क्या है, छोटा है। इसका मतलब समझ जाइए, बहुत बहुत क्या है, छोटा है। तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया टोटल, ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बचा 4RL अपान ये अगर एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते तो सिर्फ बचा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा टोटल आर के पावर 4। आपको समझ में आ गया होगा कि एल स्क्वायर को मैंने नगण्य क्यों माना है, क्योंकि एल स्क्वायर बहुत छोटा है, और ये कैसे छोटा है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक आर स्क्वायर से कट जाएगा, और ओवरऑल इस वीडियो में ओवरऑल क्या बचा मैं आपको इसके आगे इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ऊपर से बचा है देखिए 4L और Q, यानी इसको लिख सकते हैं 4QL अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आगे कर लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4QL हो गया, नीचे बचा है RQ, इसे RQ रहने देते हैं। इसे एक लाइन और सॉल्व करते हैं। देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम 4QL को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू Q इंटू 2L, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 जा क्या हो जाएगा 4 और QL तो सेम चीज़ है। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्यों लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि Q इंटू 2L मैंने आपको अभी पीछे बताया था, आप बताएं अगर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि जो Q इंटू 2L होता है वो P के बराबर होता है, यानी P बराबर होता है Q इंटू 2L। आप बता सकते हैं यहाँ पे P क्या है, ये P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी हम इस Q इंटू 2L के जगह पे रख सकते हैं P। अभी गाइज नीचे का आर स्क्वायर RQ बचा हुआ है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पे मैंने लिख दिया है चूँकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसलिए E बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 वहीं पे रहेगा, और Q इंटू 2L की जगह पर रख देंगे P अपान R क्यूब, यानी ओवरऑल इसका
फार्मूला लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। इस फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये एक बात और याद रखिए कि ये जो फार्मूला है ये निर्वात के लिए है। किसके लिए है? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए फार्मूला लगेगा। निर्वात या वायु के लिए, अगर वायु रहता है तब पर भी उसे निर्वात ही ले लेते हैं। निर्वात के लिए अगर हमें माध्यम में किसी माध्यम में पूछे तो माध्यम में अगर हमें पता करना हो तो माध्यम में माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E पता करनी हो तो क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक कांस्टेंट K लग जाता है। ये क्या है? K क्या है? एक परावैद्युतांक है जिसका मान जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इसे लिख सकते हैं 2p, और ये सेम रहेगा 2p/r³। बस यहाँ पे K लग जाएगा जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो ये था अक्ष पे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निर्वात के लिए और ये माध्यम के लिए। तो एक बार मैं आपको फिर से जल्दी से इस डेरिवेशन को दिखा देता हूँ जल्दी में, तो आप एक बार देख लेंगे तो फिर से आपको ये डेरिवेशन कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने फिगर, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ फिर से। ये था, देखिए इसका पहला पार्ट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैंने इस फिगर में आपको समझाया था कि दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी 2l है। ये आधी आधी पार्ट में डिवाइड हो गए, यानी l दूरी पे एक बिंदु P है, जैसे -q से दूरी r-l और +q से दूरी r+l है। इसे कैसे आया था मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ से हम दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर इनका परिणाम ही निकाल दिए। यानी हम +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² होता है। बट हमें E1 निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश q है तो q, और E1 से जो दूरी है बिंदु P की वो r+l है, स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही E2 के कारण निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपन उसके बीच की दूरी जो है E2 की तो r-l² है। इक्वेशन 1 और 2, इसका अगर परिणामी निकालेंगे, चूँकि ये दोनों विपरीत दिशा में है तो इनका जो परिणामी होगा वो E2 माइनस का E1 होगा। तो परिणामी E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 और E2 का मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान q माइनस r-l², फिर माइनस का है तो माइनस, यानी E1 का मान है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r+l का होल स्क्वायर। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कर लिए हैं